हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। जी आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इससे पहले वाले लेक्चर में डाइपोल से रिलेटेड हमने बातें की थी, जिसमें पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड कैसे निकालते हैं, और अगर उसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो फिर उस पर जो टॉर्क वगैरह लगने थे वो हमने फाइंड किए थे। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद आज बारी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और आज हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, इसका यूज कहां आएगा, क्यों हम पढ़ रहे इसको, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। मेरा नाम आशीष कपलेश, मैं पिछले 6 सालों से जेईई एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बस इतना सा करना है, जो बातें मैं बोलता जाऊं उनको फॉलो करते हुए चलिए, ठीक है। जैसे कि जो मैं आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस देता हूं यहां पे पूरे लेक्चर के दौरान, वो आप अपने हाथों से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेते हो, इससे बेटर है कि नोट्स खुद से बनाइए, वो ज्यादा बेटर होता है आप लोगों के लिए, इससे चीजें याद रहेगी आपको। फिर लेक्चर कंप्लीशन के बाद मैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको यानी कि डीपीपी देता हूं, तो वो डीपीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिए। डीपीपी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इनकेस डीपीपी के किसी सवाल में कोई डाउट आ गया तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए मैं वीडियो सॉल्यूशंस बनाता हूं, तो वो वीडियो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, वहां से भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके अलावा चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो ऑलमोस्ट 3 से 4 सेशंस मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराता हूं, यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पूरे चैप्टर पे बेस्ड होते हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को थॉट क्लियर होगा कि अच्छा चैप्टर से ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, ये होगा वो होगा, इस लेवल तक लेके जा सकते हैं, तो सारी चीजें आपको यहां पता चलती है। तो ये चीजें मैं कराऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, लेकिन इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है बेटा जो आपको खुद से भी सॉल्व करने, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस रह जाते हैं वो आप खुद से जरूर सॉल्व कीजिए। डाउट सॉल्विंग सेशंस आपके आएंगे, ठीक है, तो आपके लिए डाउट्स वाला पार्ट भी हम लेके आएंगे, और इसके अलावा आपके टेस्ट पेपर वाला पार्ट भी हम लेके आएंगे, और जो जो चीज आपको रिक्वायर्ड होगी वो समय समय पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारी तरफ से, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। बस आपको जो करना है वो ये है कि जो मैं बोलता जा रहा हूं वो फॉलो कीजिए, अपनी प्रिपरेशन प्रॉपर पैटर्न में कीजिए। अगर आप इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। बट इतना है कि यार ये बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये फॉलो कर लो शिद्दत से। ऐसा नहीं कि सर मैं नोट्स नहीं बना पाया, आलस आ रहे थे, या मैं सर डीपीपी सॉल्व नहीं कर पाया क्योंकि मुझे किसी से मिलने जाना था, तो ऐसी चीजें मत करना, इसको बस फॉलो कर लो तो फिर बन जाएगी बात, ठीक है। चल भी करोगे ना फॉलो, पक्का ना? अभी पेन और पेपर है तुम्हारे पास? बहुत बढ़िया। चलिए बच्चे शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहली बात जो यहां पे आएगी, इट्स ऑल अबाउट द एरिया वेक्टर। क्या होता है सर ये एरिया वेक्टर? एरिया तो सुना था, लेकिन एरिया वेक्टर क्या होता है ये? मेरे बच्चे बड़ी सिंपल सी बातें हैं। आज तक की कहानी में हमने ये जाना था कि एरिया एक स्केलर होता था, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं था हमसे यार। लेकिन आज मैं तुमसे बोलता हूं कि भाई साहब एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया सर? बिल्कुल मेरे बच्चे, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे कि अगर मैं किसी शीट की बात करूं, एक रेक्टेंगुलर शीट है मेरे पास में, इस रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ मान लीजिए L है और इसका विड्थ जो है वो B है, तो आप इस रेक्टेंगुलर शीट का एरिया जब लिखते थे तो आप लिखते थे लेंथ इंटू विड्थ। क्या ऐसे ही लिखते थे आप एरिया? बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी, वो ये कि सर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी एक डायरेक्शन आएगी। ये डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने एन कैप रख दिया। सो एन कैप गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एन कैप गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और मेरे बच्चे ये एरिया वेक्टर जो होगा, ये जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? ये एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये एन कैप है एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस जिसका आप एरिया फाइंड करो। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ये बातें? सो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, ये जो हम पहले फाइंड करते थे लेंथ इनटू विड्थ, वो मैग्नीट्यूड होता था बेसिकली, ठीक है। तो सपोज करो एक डिस्क है मेरे पास, इफ आई एम हैविंग दिस डिस्क, इस डिस्क का रेडियस r है। मेरे पास एक डिस्क है, इस डिस्क का रेडियस r है। तो अगर मुझे इसका एरिया वेक्टर बनाना है बेटा, तो एरिया वेक्टर कैसे बनेगा इसका? सो नथिंग बट एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एन कैप। अब एन कैप क्यों लिखता हूं?
सर एन कैप कौन सी डायरेक्शन होती है? जब आपको डायरेक्शन का पक्का नहीं हो कि वो आई कैप है, जे कैप है या फिर वो के कैप है, तो ऐसे सिचुएशंस में आप एन कैप लगा सकते हो। अगर आप डायरेक्शन को लेके कंफर्म नहीं है कि वो डायरेक्शन आई कैप होगा, जे कैप होगा या फिर वो के कैप होगा, तो उस केस में आप डायरेक्शन लगाइए एन कैप वाली। तो मेरे बच्चे यहां पे इसका एन कैप डायरेक्शन इधर आ जाएगा, एंड दिस डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप देख सकते हो बेटा, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। तो हमेशा ध्यान रखना एरिया वेक्टर, नो डाउट डायरेक्शन जो होगी एरिया वेक्टर की वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। वो किसके परपेंडिकुलर होगी? सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो देख लो जल्दी से, यहां पे सारी बातें लिखी है। द वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस whose magnitude is the area of the figure, है ना? The vector of the plane surface whose magnitude is the area of the figure and whose direction is that of a perpendicular to the plane of the figure is called the area vector। तो area vector क्या है? It is the vector of a plane surface, it is the vector of a plane surface whose magnitude is the area of the figure। ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है मेरे बच्चे? ये रेक्टेंगल दिख रहा है आपको? हाँ सर दिख रहा है रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का, दिस इज द फिगर बेटा, यहां पे फिगर के नाम पे कौन है? एक रेक्टेंगल है। फिगर के नाम पे कौन है? एक रेक्टेंगल है। सो आई एम हैविंग दिस रेक्टेंगल, इसका एरिया वेक्टर अगर मुझे निकालना है तो द एरिया वेक्टर इज गिवन बाय ए क्रॉस बी। एन कैप, ठीक है। तो यहां पे ए क्रॉस बी या फिर ए बी एन कैप में लिखना, एन कैप उसके डायरेक्शन को होगा। अच्छा आप बताओ, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करके, ध्यान से सुनना, दो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करके वेक्टर मिले तो वो कौन सा मल्टीप्लीकेशन होता है? क्या वो डॉट प्रोडक्ट था या फिर क्रॉस प्रोडक्ट था? तो सर यहां पे एक वेक्टर मिल रहा है, देखो ये क्या है? एरिया वेक्टर है। तो ऐसे दो वेक्टर्स का मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं, कौन सा करना पड़ेगा मुझे? सर यहां पे हमें करना पड़ेगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये एक लेंथ वेक्टर, ये दूसरा लेंथ वेक्टर, ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर्स का जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, दोनों वेक्टर्स का जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, देन यू विल गेट द एरिया वेक्टर। अब अगर मैं इसको ढंग से लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब वो डिपेंड करता है फिर क्या होगा। मैंने वहां पे डायरेक्टली लिख दिया था ए बी एन कैप, एल बी एन कैप, क्योंकि मैं बोल रहा था इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में तो 90 डिग्री का केस होता था, है ना? याद है ना आपको? मैंने बोला कि सर ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल होगा तो यहां पे इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे वो साइन वाला कंपोनेंट लगाने की जरूरत ही नहीं थी आपको। यू आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चे? समझ रहे हो बात को? तो यहां पे देख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो एक वो प्लेन जो ए और बी को, जिसमें ए और बी है, वो प्लेन, वो वाला प्लेन जिसमें ए और बी है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा। अगर ये नहीं समझ आता है तो ऐसे लिखिए, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना, जिसका आप एरिया फाइंड करने जा रहे हो। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो सरफेस जिसका एरिया फाइंड करने जा रहे हो। तो एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस whose area we are finding, whose area we are finding। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता चली, दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और अगर एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई उसको कैसे लिखें? अभी तक तो हम बचपन में लेंथ इनटू विड्थ पढ़ते थे, पाई आर स्क्वायर पढ़ते थे, लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट है बेटा। आज कुछ और ही कहानी आ चुकी है यहां पे। तो वो कुछ और कहानी क्या थी वो हमें यहां पता चली। एक्चुअली हमने देखा कि यार ये जो साइड है ए, ये एक वेक्टर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द टू साइड्स ऑफ द फिगर, तो ए क्रॉस बी करने से आपको क्या मिलेगा? एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, तो वो हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहां पे भी मैं रेक्टेंगल नहीं बोलता हूं क्योंकि
कुछ स्पेसिफिक एंगल दे रखा है, तो इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो दो वेक्टर्स अगर रिप्रेजेंट्स करते हैं दो साइड्स को ऑफ दिस फिगर, है ना, सो ए एंड बी रिप्रेजेंट्स टू साइड्स ऑफ फिगर, ठीक है। ये देखो ए और बी दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिगर के, तो एरिया ऑफ द फिगर इज गिवन बाय ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसको ढंग से लिखोगे ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर बेटा, और ये एन कैप जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। वो एन कैप जो होगा बेटा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिलहाल तो इतना सा पार्ट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे आओ, ये भी नोट कर लो। हो गया, सभी ने नोट किया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। यार तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर में जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बट सर एरिया वेक्टर जब हम फाइंड करते थे तो वो तो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर का भी फाइंड करते थे, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, डिस्क, है ना, या फिर ट्राइंगल वगैरह, इन सब के एरिया फाइंड किए जाते थे। एरिया तो सर थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर का भी फाइंड करते हैं, जैसे सिलेंडर का, स्फेयर का, याद है कुछ, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सर उनकी डायरेक्शन कैसे दिखाएंगे, हैं? तो अब यहां पे समस्या ये आती है कि मेरे पास दो स्ट्रक्चर है ना, ध्यान से देखना सभी लोग। मेरे पास दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक स्ट्रक्चर ये वाला बना और एक स्ट्रक्चर मैं थ्री डायमेंशनल वाला बना रहा हूं। पता नहीं क्या ही होता है इसमें, चलो उप्स, चलो भाई बहुत ही बढ़िया। तो मैंने क्या किया, दो स्ट्रक्चर ले लिए। एक तो यहां पे कोई भी टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, और एक हो गया बेटा यहां पे ये स्फेयर, जो कि एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। स्फेयर है ना। अब जरा गौर फरमाना कि आपको एरिया फाइंड करना है। तो स्फेयर के लिए तो आपको आई थिंक याद होगा 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसके लिए लेंथ इनटू विड्थ आप कर लोगे, ठीक है ना। द पॉइंट इज कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की बात करें सर, तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें एरिया वेक्टर की, तो आपने बोला वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो आपने कहा कि वो एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं तो कौन सी वाली साइड सर मुझे कंसीडर करनी चाहिए, ये वाली साइड या फिर ये वाली साइड? हाँ, ये कंफ्यूजन है सर। टू डायमेंशन के लिए तो एरिया वेक्टर कौन सा वाला लूं, ऊपर वाला है या नीचे वाला? सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों के दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, दोनों के दोनों ही सरफेस के परपेंडिकुलर है। पर सर मैं एरिया वेक्टर कौन सा वाला लूं, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो मेरे बच्चे जब भी आपके पास बात आएगी टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर की, जिसको कि साथ ही साथ हम क्या बोलते हैं, ओपन स्ट्रक्चर, है ना, ओपन सरफेस कह सकते हैं इसको। जब भी बात हो टू डायमेंशन की, जिसको कि या तो आप ओपन सरफेस भी कहीं दिख जाए तो घबराना मत, तो आप दोनों ही एरिया वेक्टर को कंसीडर कर सकते हो। जो आपको अच्छा लगे उसको कंसीडर कर लीजिए, दोनों ही सही हैं। बट जब आप आओगे थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर्स में, जिसको कि क्लोज सरफेस भी कहते हैं, ठीक है, जिनको कि हम क्लोज सरफेस भी कहते हैं, तो जब आप बात करोगे थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर की, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां पे अगर एरिया वेक्टर बनाया तो ऐसा बनेगा, यहां पे एरिया वेक्टर बनाया तो ऐसा बनेगा, यहां पे एरिया वेक्टर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा। समझो बात को। सो इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, सरफेस के परपेंडिकुलर है ना। तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर है। पर सर यहां पे क्या ऐसा भी कोई एरिया वेक्टर हो सकता है क्या, है ऐसे? ये भी तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, या ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इनमें से कौन सा एरिया वेक्टर सही है और कौन सा गलत है, ये बताओ सर। आपने बोला कि अगर ओपन सरफेस या कोई टू डायमेंशनल सरफेस आपको मिल जाए तो उसका एरिया वेक्टर दोनों साइड ले सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई शीट है ना, मेरे पास, रुको, कोई शीट वगैरह नहीं है, पेपर वगैरह आसपास नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो अभी मेरे पास एक शीट है यहां पे, है ना,
शीट में इधर भी एरिया होता है, उधर भी एरिया होता है, तो एरिया वेक्टर कौन सा ले, तुम्हारी तरफ आते वाला या फिर मेरी तरफ आने वाला? तो उसमें बोला भाई कोई सा भी ले लो, दोनों ही एरिया वेक्टर कंसीडर किए जाते हैं। बट अगर हम किसी 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर की बात करें जो कि क्लोज्ड सरफेस है, तो उनमें सिर्फ वही एरिया वेक्टर कंसीडर करना जो बाहर की तरफ है। जो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है वही सही कंसीडर किए जाते हैं, जो एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है वो नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, पहली चीज, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पहली बात लिख लो, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो या फिर 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर हो, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, दूसरी बात, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो ठीक है, लेकिन कौन सी वाली साइड? 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर में 2 साइड एरिया वेक्टर बनाया जा सकता है, तो इनमें से किसको कंसीडर करें, ऊपर वाले को, नीचे वाले को? तो आपसे कहा गया कि दोनों ही सही है, क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। 3 डायमेंशन जो कि क्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि एक बॉल है, बॉल भी तो एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है, तो एक बॉल हमारे पास है जो कि एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में है, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, वो मैंने बनाए हैं। लेकिन कुछ साइड आपने देखोगे एरिया वेक्टर सरफेस से बाहर है, आउटवर्ड है, और कुछ जगह एरिया वेक्टर जो है इनटू द सरफेस है, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स है। तो कौन सा कंसीडर करें? अब इसमें तो दोनों ही डायरेक्शंस आप सही बोलते हो, तो इनमें भी दोनों डायरेक्शन सही होंगे क्या? नहीं मेरे बच्चे, क्लोज्ड सरफेस में वही एरिया वेक्टर आप कंसीडर करेंगे जो आउटवर्ड है, इनवर्ड वाले एरिया वेक्टर कंसीडर नहीं किए जाते। तो क्लोज्ड सरफेस में वही एरिया वेक्टर कंसीडर करना जो आउटवर्ड है, इनवर्ड वाले एरिया वेक्टर नहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया? यहां पे आओ, देखो सारी बातें लिखिए। फॉर द 2D स्ट्रक्चर, जिसको ओपन सरफेस भी कहते हैं, बोथ डायरेक्शंस ऑफ एरिया वेक्टर इज करेक्ट। फॉर 3D स्ट्रक्चर, जिसको क्लोज्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, ओनली आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसीडर्ड। सिर्फ आउटवर्ड डायरेक्शन को ही कंसीडर किया जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, और क्या लिखा है यहां पे? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? आओ चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये सारी बातें तो लिखी ली तुमने, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या है सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स? और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाने से पहले एरिया क्यों पढ़ा दिया आपने? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली ये रिप्रेजेंट करता है द नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो कि पास होती है फ्रॉम द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है बेटा, फ्रॉम द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है? इससे कितनी फील्ड लाइन पास हो रही है विच आर नॉर्मल टू द एरिया, विच आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, क्या मतलब? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन सरफेस। ये बेटा ये कोई प्लेन सरफेस है, जैसे कि मैंने बोला यार यहां पे मान लो ये कोई प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस से कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन पास हो रही है? सर एक फील्ड लाइन ये आई, ये पास हो गई इसमें से, एक फील्ड लाइन ये आई, ये भी पास हो गई इसमें से, एक फील्ड लाइन ये आई, ये भी पास होगी इनमें से, एक फील्ड लाइन सीधी सीधी चलेगी और एक फील्ड लाइन सीधी सीधी चलेगी। तो इनडायरेक्टली या फिर डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो एज पर द डेफिनेशन यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। यहां पे कितनी फील्ड लाइन इस गिवन प्लेन सरफेस से पास हो रही है, इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं बेटा। क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट क्या होता है? जिस किसी भी बॉडी को अगर आपने काट दिया, काटने के बाद जो एरिया उसका दिखता है ना, उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉल है बेटा, ये बॉल को अगर बीच में से काट दोगे तो बॉल कुछ ऐसी दिखेगी,
ये बॉल है, बीच में से काट दिया तो बॉल ऐसी दिखेगी। तो ये जो सामने एरिया दिखता है ना कटने के बाद, काटने के बाद जो एरिया दिखता है इसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। एंड इसका एरिया निकालोगे तो दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये भी क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। उसमें से कितनी फील्ड लाइन, उसमें से कितनी फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास हो रही है, वो रिप्रेजेंट करता है फ्लक्स को। हो सकता है यहां पे कुछ फील्ड लाइंस ऐसी हो जो कि सर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं बल्कि ऐसे जा रही हो किसी एंगल पे, है ना। कुछ फील्ड लाइंस ऐसे भी जा रही होगी, कैसे भी जा सकती है मुझे नहीं पता, है ना। तो पर मैं तो वही फील्ड लाइन कंसीडर करूंगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, बाकियों से मुझे मतलब नहीं है। फिर बाकी फील्ड लाइंस कैसी भी हो मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ वही फील्ड लाइन कंसीडर करूंगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो समझ रहे हो ना मेरे बच्चे बात को। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर कोई बोले पूछे क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस या फिर गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका फॉर्मूला भी बता दो, है ना। ये तो आपने चलो सिग्निफिकेंस बताया, इसका मतलब क्या होता है इसका, ये आपने बता दिया। इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला भी तो बताओ। क्या बार बार ऐसे फील्ड लाइन थोड़ी हम काउंट करेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे लिए, क्योंकि किसी भी गिवन चार्ज से कितनी फील्ड लाइंस निकलती है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम एक एक फील्ड लाइन को पकड़ के गिनते रहेंगे। यहां पे तो चलो हमें दिख रहा है 3 फील्ड लाइंस है, तो यहां पे फ्लक्स कितना हो जाएगा 3। फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से, फ्लक्स को डिनोट करोगे फाई से, ठीक है। तो ये फाई होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट कर देना। वैसे फाई ई से लिखते हैं कुछ लोग, तुम लोग फाई से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पे तो चलो हमारे लिए काम आसान था कि फील्ड लाइंस हम काउंट कर सकते थे, बट अगर सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें फील्ड लाइंस को काउंट नहीं किया जा सकता तो वहां क्या करोगे फिर। तो वहां पे तो सर हमें फ्लक्स का कोई फॉर्मूला चाहिए होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करें, तो आओ जरा फ्लक्स का फॉर्मूला डिफाइन करते हैं। मेरे बच्चे सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जिसमें ये कोई गिवन फील्ड लाइन है या फिर ये गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ये कोई गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। दिस इज योर एरिया वेक्टर। इस फील्ड से, है ना, इस क्रॉस सेक्शन से फील्ड लाइन पास हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ सर। सो क्या बोला गया, ये कोई एरिया था, ये कोई प्लेन सरफेस था। इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर ए हो जाएगा, है ना। ये कोई प्लेन सरफेस, स्पेलिंग से लिखिए, हाँ ठीक है। ये कोई प्लेन सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर इधर बनता है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। बट सर मुझे तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो सर ई तो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन हां एक चीज है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो है ई का कंपोनेंट एरिया वेक्टर की तरफ। सोचो ना जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ये एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लाके दे दो जो एरिया वेक्टर के अलोंग है। तो मैं बोलूं क्या ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा। सही बात रहेगी। सोचो ना, क्या ई कॉस थीटा सरफेस के परपेंडिकुलर है? यस सर। तो यहां पे लिखोगे ई कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, तो मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए।
बहुत बढ़िया, ठीक है, निकाल के दे देंगे। पहली चीज तो मुझे बताओ फ्लक्स किन चीजों पे डिपेंड करेगा? फ्लक्स क्या डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। हां सर, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा फ्लक्स। क्यों भाई? एक एरिया तुम्हें दे दिया गया, सपोज करना यहां पे एरिया है, ये एरिया हमें दे दिया। अब इसमें से फील्ड लाइंस आ रही है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन इस एरिया से पास होगी क्या उतना ज्यादा फ्लक्स होगा? तो जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। क्या मेरे बच्चे फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया पे? जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी। जैसे कि तुमसे बोला जाए कि भाई तुम्हें एक कमरे के अंदर जाना है, पर एक दिक्कत है कि इस कमरे का जो गेट है वो छोटा है, तो क्या बहुत सारे लोग उसमें से जा सकते हैं? नहीं, एक एक करके जाना पड़ेगा, एक एक करके जाना पड़ेगा। लेकिन वही उस कमरे के गेट को बड़ा बना दें तो बहुत सारे लोग उसमें से जा सकते हैं। तो यहां पे भी ऐसे ही है बेटा, अगर ये एरिया ज्यादा है तो ज्यादा फील्ड लाइन इसमें से पास होगी, अगर ये एरिया छोटा होता तो छोटी कम कम फील्ड लाइन जा पाती। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा फील्ड लाइन पास हो जाएगी, जिससे फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। चलिए भाई, तो यहां से तो पता चल गया कि फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है ई पे और ए पे। लेकिन सर एक और कंडीशन आपने छोड़ दी, वो क्या? कि सर आपको जो चाहिए वो है एंगल, आपको जो चाहिए वो है एंगल। तो सर आपको वही फील्ड लाइन चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो यहां से सारी बातें देख दुखा के, ऑब्जर्वेशंस करके मैंने देखा कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला बनेगा, ई पे डिपेंड करता है, हां सर डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, हां सर ए पे डिपेंड करता है। लेकिन 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 सिर्फ ई से काम नहीं चलेगा, मुझे वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो वो तो यार ई कॉस थीटा है, सिर्फ ई से काम नहीं चलेगा, मुझे वो फील्ड चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो सरफेस के परपेंडिकुलर ई कॉस थीटा, तो यहां पे लिखा ई की जगह ई कॉस थीटा और यहां पे लिखा ए। बेटा दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, दोनों को कंबाइन करने के बाद ये वाली इक्वेशन आई मेरे पास। ई की जगह मैंने ई कॉस थीटा लिखा बिकॉज एज पर द डेफिनेशन, ई की जगह पे मैं ई कॉस थीटा लिख रहा हूं बिकॉज एज पर द डेफिनेशन मुझे वही इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो भाई सरफेस के परपेंडिकुलर ई नहीं है बल्कि ई कॉस थीटा है। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई कॉस थीटा। तो बेटा यहां पे फ्लक्स को अच्छे से लिखें तो इट कैन बी रिटन एज ई ए कॉस थीटा। देखो भाई, क्यों तुम्हें एरिया वेक्टर का ज्ञान दिया वो यहां पता चलता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो फ्लक्स के ये दो फॉर्मूले जो आपके लिए बहुत काम आएंगे। पहला फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसको फर्दर हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ रहे हो बेटा? अगर फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी तो ज्यादा फील्ड लाइंस इसमें से पास होगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो भी ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी तो भी फ्लक्स ज्यादा होगा। यानी फ्लक्स प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ज्यादा फील्ड यानी ज्यादा लाइंस। फ्लक्स प्रोपोर्शनल है एरिया के, ज्यादा बड़ा एरिया तो ज्यादा फील्ड लाइंस। तो दोनों को कंबाइन करके फाई इक्वल्स टू ई ए होना चाहिए था, लेकिन हमने यहां पे ई कॉस थीटा लिया बिकॉज एज पर द डेफिनेशन मुझे वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाके दो जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर है। ई सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, बट ई कॉस थीटा इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो मैंने ई की जगह ई कॉस थीटा लिखा इनटू ए, तो यहां पे फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स होगा ई डॉट ए। तो जब आपके पास ऐसा सिचुएशन फंस जाएगा जहां पे आप फील्ड लाइंस को काउंट नहीं कर सकते, अब जैसे इसमें तो पता चलता है अच्छा 3 लाइंस है, तीनों लाइनें इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास हो रही है, ये तो कोई भी बता देगा। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे, क्वेश्चंस में बहुत सारी फील्ड लाइंस पास होगी, और वैसे भी फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट तो इमेजिनरी वाला है, तुम कैसे ही काउंट कर पाओगे उसको, है ना। फील्ड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, फील्ड लाइन किसी ने देखी नहीं है कभी,
तो काउंट कैसे करोगे? तो भाई अल्टीमेटली तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला ही काम आएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया सभी ने? यहां पे आओ, ये सारी बातें देख लो, समझ रहे हो ना बेटा? ये सारी बातें, एरिया वेक्टर इधर था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, मुझे इसको सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहां पे E का कंपोनेंट इधर की तरफ लूंगा, विच इज गिवन बाय E cos थीटा, एंड द फ्लक्स इज गिवन बाय E cos थीटा इनटू A, E A cos थीटा, या फिर E वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हैं। समझ गए ना फ्लक्स की कहानी? आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सर जी डेफिनेशन तो आपने बता दी, पर फिर भी चलो लिख लो यहां से भाई, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एलिमेंट्री एरिया dA ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रेजेंट इन द विसिनिटी ऑफ द सरफेस इज डिफाइंड एज d phi इक्वल्स टू E डॉट dA, और वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो आप लोग इसको। अपार्ट फ्रॉम दिस एक फॉर्मूला बनता है ये वाला, E dA cos थीटा, ठीक है। अब एंटायर एरिया से अगर फ्लक्स निकालना है तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो ये वाली बातें बन जाएगी। अच्छा, ये सब चीजें कब करेंगे सर? ये सारी चीजें कब करते हैं? जब आपके पास नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर आ जाए, है ना। अभी तक क्या हो रहा था बेटा? अभी तक एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है एरिया, ये ऐसे वाले एरिया इजीली लेंथ इनटू विड्थ फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म एरिया आ जाए, जैसे ये, इसका क्या एरिया फाइंड करोगे, है ना। तो उस टाइम पे आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एरिया नॉन यूनिफॉर्म है, तो उस केस में आप ऐसे करके सॉल्व करना, ठीक है। तो ये वाले तरीके आप लगा सकते हो उसमें, फिर के हाँ ठीक है, स्मॉल एरिया कंसीडर किया, एलिमेंटल एरिया फाइंड किया, एलिमेंटल एरिया से फील्ड जा रही है, फिर dA इज द एरिया, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये कब करते हो? व्हेन यू हैव द नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जब नॉन यूनिफॉर्म एरिया होगा तो आप ये वाला काम करना। जब आपके पास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए तो फॉर्मूला ये लगा देना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ही सही, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, लेकिन साथ ही साथ एरिया भी यहां पे यूनिफॉर्म है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कैसा है? यूनिफॉर्म है, हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर सिचुएशन अगर ऐसी आ जाए जिसमें एरिया, देखो ये क्या अजीबोगरीब सा शेप दे दिया सर, इसके बारे में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। तो ऐसे अजीबोगरीब शेप आ जाए तो स्मॉल एलिमेंट लेके उसका इंटीग्रेशन करना, तो आपका काम बढ़िया बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए भी बेहतरीन, छाप लो छाप लो छाप लो। हो गया? पक्का सवाल कर पाओगे? देखो भाई क्या है सवाल। Rectangular surface having the cross-sectional area as 10 meter square is placed in the uniform electric field having the magnitude of 5 Newton per coulomb such that the plane makes an angle of 60 degree with the E. Find the electric flux through the space. तो आपको क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द स्पेस। ट्राई किया क्या सभी ने? भाई मौका तुम्हें पहले मिलेगा, है ना, उसके बाद ही मैं सॉल्व कराऊंगा। बट ये नहीं कि मौका मिल रहा है तो उसमें कुछ और काम कर रहे हो तुम लोग, ट्राई करना है इसमें। ओके चलिए भाई, क्या क्या गिवन है? एरिया गिवन है सर 10 मीटर का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड दिया 5 न्यूटन पर कूलम का, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ई। क्या ये बोला है? द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ हो, अच्छा, प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो कैसा बनेगा सर ये? देखो भाई, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा और प्लेन जो है वो कुछ इस प्रकार से होगा बेटा। तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा प्लेन का। अब आप गौर फरमा के देखना, तो ये वाला पार्ट 60 डिग्री है ऐसा इन्होंने बोला है। सो दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन, और ये एंगल 60 डिग्री का है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के साथ 60 डिग्री बना रही है। लेकिन 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 फाई का जो फॉर्मूला लिखते थे E A cos थीटा वाला, उसमें थीटा क्या था मेरे बच्चे? थीटा तो था एंगल बिटवीन, देखा था क्या तुम लोगों को? E एंड A, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। देखो ना, ये एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल था।
तो यहां पे क्या मैं थीटा को 60 डिग्री लूंगा? नहीं नहीं सर, थीटा को 60 डिग्री नहीं ले सकते, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री, ये 60, तो ये 30 डिग्री होगा। सो थीटा यहां पे जो लिया जाएगा इट विल बी 30 डिग्री। और अब चलिए सॉल्व करते हैं, फ्लक्स फाइंड करते हैं। फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस 30 डिग्री। सॉल्व किया तो फाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए 10 इंटू कॉस 30। बेटा कॉस 30 कितना होता है? √3/2 होता है। सो 50 अंडर रूट ऑफ 3/2 यानी कि 25√3। यूनिट का क्या करें सर? यूनिट का क्या करें? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लिख दूं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या ये यूनिट बनती है क्या फ्लक्स की? यही बनती है ना? अरे यार, E इंटू ए, ई का न्यूटन पर कूलम, ये मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, बस खत्म काम। इतना नहीं सोचते। हाँ भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहां पे देखेंगे तो क्या बोला गया है? फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस है बेटा, इससे फ्लक्स फाइंड करना आपको, है ना? तो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का रेडियस r दे दिया है। तो इस कर्व्ड सरफेस से देखो, ये फील्ड लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड करूं बेटा तो ये कुछ ऐसी बनेगी। फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करूं तो ये ऐसी बनेगी। फील्ड लाइंस को एक्सटेंड करूं तो ये ऐसी बनेगी। ये फील्ड लाइन एक्सटेंड की, फील्ड लाइंस को जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये कुछ इस प्रकार की दिख रही हैं। फील्ड लाइंस को जब मैंने एक्सटेंड किया तो कुछ इस प्रकार की दिख रही है। तो बेटा क्या जो फ्लक्स आप डिफाइन करने वाले हो वो इस कर्व्ड सरफेस से पॉसिबल हो पाएगा क्या? सर इनमें से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर इधर जाएगा। मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अलग कलर से बना देता हूं थोड़ा। तो यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर जाएगा, इसका कुछ इधर जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर ही रहेगा, फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इधर, इसका इधर और इसका इधर जाएगा। तो आप देख लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर एक पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो सर क्या करें? ये तो समस्या होगी। और वैसे भी आपने बोला था कि आप फ्लक्स जब काउंट करोगे तो उस एरिया से करोगे जिसमें फील्ड लाइन परपेंडिकुलर हो। यहां पे किसी भी पार्ट पे क्या फील्ड लाइन एरिया के परपेंडिकुलर आ रही है कि नहीं आ रही? देखो तो किसी भी पार्ट पे देख लो, क्या एरिया वेक्टर ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है इट इज योर एरिया, और ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है इट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आ रही है या फिर कुछ ऐसे आ रही है क्या? नहीं सर। तो क्या करें? तो ऐसी समस्याओं में जब आप लोग फंसोगे ना तो मेक श्योर आप वो वाला एरिया कंसीडर करना जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है। क्या ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है आपको मेरे बच्चे? ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है ना? क्या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं बनाऊं तो ये बाहर की तरफ, यहां से बनाऊं तो बाहर की तरफ, सॉरी, यहां से बनाया तो भी बाहर की तरफ, यहां से बनाया तो भी बाहर की तरफ, यहां से बनाया तो भी बाहर की तरफ। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो क्रॉस सेक्शनल सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रहा था? अंदर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। मजा ही आ गया सर। यहां बात बन सकती है, यहां बात बन सकती है। कर्व्ड सरफेस पे बात नहीं बनेगी लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया पे बात जरूर बनेगी। तो बात हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज के बाद कभी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वो आपसे कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स पूछे तो परेशान मत होना। आप फ्लक्स निकालना क्रॉस सेक्शनल एरिया से, आप हमेशा फ्लक्स निकालना क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है? तो जितनी फील्ड लाइंस यहां से अंदर जाएगी उतनी ही फील्ड लाइन बाहर आएंगी। तो जितना फ्लक्स यहां से जाएगा उतना ही फ्लक्स यहां पे भी होगा क्या? तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू क्रॉस सेक्शन। बोलो ये बात सही रहेगी क्या मेरे बच्चे कि क्रॉस सेक्शन से जितना फ्लक्स पास हो रहा है कर्व्ड सरफेस से भी उतना ही फ्लक्स पास होगा? ये बात सही है सर? जितनी फील्ड लाइन यहां से अंदर गई उतनी फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेगी। फ्लक्स भी तो यही बोलता था, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच आर पासिंग थ्रू द एरिया विच
परपेंडिकुलर टू द एरिया, है ना, द नंबर ऑफ फील्ड लाइन विच आर पासिंग परपेंडिकुलर टू द एरिया, वो हमारे को फ्लक्स रिप्रेजेंट करती थी। जितनी फील्ड लाइन यहां से अंदर गई उतनी फील्ड लाइन यहां से बाहर निकल गई, लेकिन एक दिक्कत है, यहां पे वो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर नहीं थी, तो इनके कंपोनेंट वगैरह लेने पड़ेंगे आप लोगों को। यार कंपोनेंट लेके काम क्यों आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? कंपोनेंट्स लेने की बजाय इधर से ये क्रॉस सेक्शन है, यहां पे देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से हम फ्लक्स को फाइंड कर लेते हैं। तो जितना फ्लक्स यहां होगा उतना ही फ्लक्स यहां नहीं होगा क्या बेटा? फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो किसी क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर पास होती है, या फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो किसी गिवन एरिया या फिर गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, फिर वो अलग अलग एंगल हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो अलग अलग एंगल्स जिनके बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए हम कैसे फ्लक्स को डिफाइन करेंगे? तो हमने बोला कि फ्लक्स डिफाइन करने के लिए बेटर है हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ले लेते हैं। तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू, बेटा क्रॉस सेक्शनल एरिया का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सो ई ए कॉस 180 डिग्री। बोलो सही बात है कि नहीं है बेटा? बोलो सही बात है क्या? सही बात है? हाँ सर। तो यहां पे E इंटू पाई आर स्क्वायर कॉस 180 माइनस का 1 होता है, सो माइनस का E पाई आर स्क्वायर इज द फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन जब मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूंगा तो कर्व्ड सरफेस में ये बेटा CS का मतलब कर्व्ड सरफेस होता है, क्रॉस सेक्शन नहीं है ना, कर्व्ड सरफेस। तो जब मैं कर्व्ड सरफेस की बात करूं तो बेटा कर्व सरफेस का एरिया इधर की तरफ आ रहा है ना, टुवर्ड्स द राइट। कर्व्ड सरफेस का एरिया राइट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट की तरफ, क्रॉस सेक्शन का एरिया लेफ्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ। तो क्रॉस सेक्शन से जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस 180 करके। तो कर्व क्रॉस सेक्शन से फ्लक्स आया नेगेटिव, तो कर्व्ड सरफेस होगा माइनस का ये, तो माइनस ऑफ माइनस ई पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोलता हूं फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस, अगले पेज पे लिख दूं इसको, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस is equals to माइनस ऑफ माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, इट विल बी और प्लस का ई इंटू पाई आर स्क्वायर। दिक्कत सिर्फ वो एरिया वाली आ रही थी, इसके अलावा कोई और समस्या नहीं थी बेटा। दिक्कत जो आ रही थी वो सिर्फ ये एरिया वाली बातें आ रही थी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल बन रहा था, जो हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था सॉल्व करना। तो हमने क्रॉस सेक्शन वाले की मदद ले ली। हमने बोला भैया देखो सीधी सी बात है कि जो क्रॉस सेक्शन, इस क्रॉस सेक्शन से जो फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी ही फील्ड लाइन इस कर्व्ड सरफेस से बाहर निकलेगी। तो जितना फ्लक्स यहां पे होगा बेटा उतना ही फ्लक्स यहां पे भी होगा, जितना फ्लक्स यहां पे एंटर हुआ उतना फ्लक्स यहां से एग्जिट हो गया। तो जब वो एंटर कर रहा था तो इट विल बी माइनस का ई पाई आर स्क्वायर। लेकिन सर यहां पे एक समस्या थी कि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में थे। यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इधर कर्व्ड सरफेस पे जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला ठीक है फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस इक्वल्स टू माइनस का फ्लक्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो माइनस ऑफ माइनस ई पाई आर स्क्वायर, इट विल बी प्लस का ई पाई आर स्क्वायर। तो इस बात को डायरेक्टली याद रख लेना कि अगर आपके पास ऐसे नॉन यूनिफॉर्म वाली चीजें हैं या फिर ऐसे कर्व्ड सरफेस वगैरह आ जाए तो आप फ्लक्स फाइंड करो थ्रू द क्रॉस सेक्शन और उसको पॉजिटिव लिख देना, दैट विल बी द आंसर। पॉजिटिव नहीं मतलब डिपेंड करता है वो की डायरेक्शन कौन सी है उसकी, है ना। तो अगर आपसे ऐसे कर्व्ड सरफेस के लिए पूछेगा चीजें तो क्या परेशान हो जाओगे? नहीं होंगे सर, है ना। अगर आपसे कोई ऐसे कर्व्ड सरफेस के लिए बातें करे तो परेशान मत हो जाना। कर्व्ड सरफेस के लिए बोलता है तो क्रॉस सेक्शन देखना कहां दिखता है, जहां क्रॉस सेक्शन दिखेगा वहीं से बातों को सॉल्व कर लेना, तो आपका काम बन जाएगा फिर, ठीक है। छाप लो इसको भी जल्दी से। कर्व्ड सरफेस दिखे तो परेशान नहीं होना, क्रॉस सेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस का थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। कंप्लीटेड, यहां पे आइए, ये फाइनल आंसर हो जाएगा फिर।
हो गया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। अ क्लोज्ड सिलेंडर इज इमर्स्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सिलेंडर है और इस सिलेंडर को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है। पहला केस है जिसमें एक्सिस जो है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस सिलेंडर का जो एक्सिस है बेटा वो ऐसा। तो सिलेंडर का एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। पहला केस आ गया जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिलेंडर का जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। द सेकंड केस आता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एक्सिस जो है ये है। तो आप देख सकते हो कि एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सिलेंडर इन ईच ऑफ द केसेस, ये आपको बताना है। डायग्राम में हिंट दे रखा है आप लोगों को। ऐसे सवाल जब आ जाएं जिसमें समझ नहीं आता क्या करें सर, तो इनको सरफेस के टुकड़े बांट लो। जैसे कि देखो ये पहला वाला पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट, और ये जो कर्व्ड वाला है ना बेटा, ये कर्व्ड वाला ये तीसरा पार्ट हो जाएगा, है ना। तो एक कर्व्ड वाला जो होता है वो थर्ड पार्ट हो जाता है। तो पहले वाले सरफेस को देखा, पहले वाले को देखा तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की बात करें तो यहां पे एरिया वेक्टर यहां बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रही है। तो पहले वाले सरफेस से जो फ्लक्स आएगा वो होगा माइनस का ई ए, बोलो तो कि ऐसे लिखूं ई ए कॉस 180 डिग्री, ई ए कॉस 180 डिग्री कैन बी रिटन एज माइनस का ई इंटू ए। ये पहले वाले सरफेस की वजह से आया बेटा। क्या ये फ्लक्स पहले वाले सरफेस की वजह से आया? दूसरे वाले सरफेस को देखते हैं। सर दूसरे वाले सरफेस को देखा तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ बनता है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ आ रहा है। तो सेकंड वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, और क्योंकि आप देख सकते हो जितना एरिया यहां का उतना ही एरिया यहां का भी है, तो दोनों का एरिया भी सेम है। ये हो जाएगा बेटा प्लस का ई ए। क्या बात है सर, फाई 1 है माइनस का ई ए, फाई 2 है प्लस का ई ए, फाई 3 बेटा इसका एरिया वेक्टर मैंने बोला था ना हमेशा बाहर की तरफ बनता हुआ। ओ हो क्या बात है। क्या दिख रहा है कि एरिया तो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो थर्ड सरफेस की बात करी, लीजिए बेटा एरिया वेक्टर इधर बन गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही थी, ये बन गया 90 डिग्री का। तो फाई 3 इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90। तो क्या हुआ आंसर? 0। सो फाई 1 माइनस का ई ए, फाई 2 प्लस का ई ए और फाई 3 जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो पहले वाले केस में अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, इट इज गिवन बाय फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। सो जो नेट फ्लक्स होता है इट इज गिवन बाय फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। फाई 1 जो है वो माइनस का ई इंटू ए है, फाई 2 जो है वो प्लस का ई इंटू ए है और फाई 3 है 0। तो आंसर जो बनता है वो नेट फ्लक्स बनता है 0। यानी कि पहले वाले केस में नेट फ्लक्स 0 होगा। पहला वाला केस क्या था मेरे बच्चे कि सिलेंडर को जो हमने रखा था वो कुछ इस प्रकार से रखा था कि सिलेंडर की जो एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो सिलेंडर की जो एक्सिस थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल थी। तो पहला केस जिसमें फ्लक्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो अगर सिलेंडर की एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है तो फ्लक्स 0 हो गया। मैंने पहली थॉट बना लिया, पहला थॉट मेरा यही बना, इसको देख के मैंने याद कर लिया। अच्छा ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस होगी तो उसका फ्लक्स 0 होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्सिस के पैरेलल होगी तो फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, मैंने याद कर लिया। सेकंड केस पे आओ। सेकंड केस जिसमें कि कहा गया है कि भाई साहब ये आपका सिलेंडर, ये इसकी एक्सिस और ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मेरे बच्चे यहां पे भी बंटवारा करें, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस और ये तीसरा सरफेस। ये चौथा बना लूं यहां पे, चलो बना लो, कोई बात नहीं। सर इसका एरिया वेक्टर नीचे आएगा ए,
इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ए, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ए, और इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ए डैश। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ बनेगी, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर की तरफ ही बन रही है ना, जानते हो ना ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या पहले वाले की वजह से जो फ्लक्स है, ध्यान से देखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलने वाली अभी। पहले वाले की जो वजह से जो फ्लक्स है, इट इज गिवन बाय ई ए कॉस 90 डिग्री, ये तो जीरो हो गया। सेकंड वाले की वजह से जो फ्लक्स है ई ए कॉस 90 डिग्री, ये भी जीरो हो गया। तीसरे वाले की वजह से जो फ्लक्स है ई ए डैश कॉस 180 डिग्री। चौथे वाले की वजह से जो फ्लक्स है ई ए डैश कॉस 0, ये माइनस का ई ए डैश हो जाएगा, ये प्लस का ई इंटू ए डैश हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर द नेट फ्लक्स कम्स आउट टू बी, नेट फ्लक्स की बात कर ले एक बार। सो नेट फ्लक्स कितना बनता है, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4। क्या ये नेट फ्लक्स है बेटा, क्या ये नेट फ्लक्स बनता है? φ1 0 है, φ2 0 है, ये वाला माइनस का ई ए डैश और यहां पे प्लस का ई ए डैश, सो इट विल बी योर 0। तो क्या इस केस में भी नेट फ्लक्स 0 आ रहा है? सर एक मिनट, एक बात समझ नहीं आई, यहां पे आपने इसको लिया 4, इसको लिया 3, ऐसा यहां क्यों नहीं किया आपने, इसमें क्यों नहीं किया आपने? है इसमें भी तो करना चाहिए था, ऐसे कर लो। ऊपर वाले को क्या लोगे, फोर्थ वाला सरफेस लोगे, तो फोर्थ का एरिया वेक्टर ये लो, है ना, ये थर्ड वाला सरफेस, ये फोर्थ वाला सरफेस, ये थर्ड वाला सरफेस हो गया, ये फोर्थ सरफेस हो गया, इसका एरिया वेक्टर उधर, इसका भी आंसर 0 आएगा। कर लो इसमें φ4 कर लो, φ4 ई ए कॉस 90 कितना होता है, वो 0 होता है। क्या फर्क पड़ता है इससे, क्या ही फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो दोनों ही केसेस में जो नेट फ्लक्स था, दोनों ही केसेस में जो नेट फ्लक्स था वो 0 आ रहा है। तो ये क्या बात हुई सर, बड़ी मुश्किल से तो एक चीज मैंने याद करी थी, क्या कि अगर किसी भी क्लोज्ड सिलेंडर, देखो उन्होंने एक शब्द लिखा है पे, क्लोज्ड सिलेंडर, तो किसी भी सिलेंडर के एक्सिस के पैरेलल अगर फील्ड जाएगी तो फ्लक्स 0 होता, लेकिन बाद में पता चला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो भी फ्लक्स 0 ही था। तो बात एक्सिस की नहीं है बेटा, बात यहां पे एक्सिस की नहीं है, बात यहां पे है क्लोज्ड सरफेस की। यहां पे बात है बेटा क्लोज्ड सरफेस की, यहां पे बात एक्सिस की नहीं है, बात है क्लोज्ड सरफेस की। तो हमेशा इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो नेट फ्लक्स है, अगर किसी क्लोज्ड सरफेस को, जैसे कि मैं यहां पे बनाता हूं एक क्लोज्ड सरफेस, ध्यान से देखना, क्या ये एक डब्बा बना रहा हूं मैं, क्यूब बना दूं, क्या ये बेटा क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस होता है? हाँ सर बिल्कुल, ये एक क्लोज्ड सरफेस है। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस को अगर आपने यूनिफॉर्म, अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो मेरे बच्चे एक बात समझ जाना कि उसकी वजह से फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा। क्लोज सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि सर देखो ये वाले, इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास कितने सरफेसेस आ रहे हैं, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस नीचे वाला, तीसरा सरफेस ये, चौथा सरफेस ऊपर वाला, पांचवा सरफेस सामने वाला और छठा सरफेस पीछे वाला। पांचवे का एरिया वेक्टर इधर, छठे का एरिया वेक्टर उधर, थर्ड वाले का एरिया वेक्टर इधर, पहले वाले का एरिया वेक्टर इधर, सेकंड वाले का नीचे, फोर्थ वाले का ऊपर। क्या ये बात सही है? फिफ्थ, सेकंड, सिक्स्थ एंड फोर्थ, तो फिफ्थ, सेकंड, सिक्स्थ और फोर्थ, दीज आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनकी वजह से फ्लक्स 0 ही होगा। कहानी बसती है पहली और तीसरी। तो बेटा यहां पे देखो एरिया वेक्टर, यहां पे एरिया वेक्टर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो जल्दी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लो सर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड लो सर इधर। तो यहां पे फ्लक्स माइनस का ई ए, यहां पे फ्लक्स प्लस का ई ए,
तो अगेन यहां पे एक चीज समझ आ गई कि फाई 1 माइनस का ई ए था और फाई 3 था ना प्लस का ई ए था। तो आज भी नेट फ्लक्स तो यहां पे 0 ही आ रहा है, कुछ भी कर लो तुम लोग, कुछ भी कर लो। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, किसी भी क्लोज्ड सरफेस को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसका जो फ्लक्स होगा इट कम्स आउट बी 0 एंड इट इज ऑलवेज ट्रू, हमेशा सही होगी बात। ठीक है, पक्का याद रहेगी? तो छाप लो भाई जल्दी से। ये सवाल था हमारा जो आप लोगों ने सॉल्व किया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नोट करो जल्दी से। हो गया नोट? यहां पे आइए, कर लिए भी नोट? फिर इधर आओ, ये भी हो गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ये ज्ञान की बात है, तो दिस इज द एके सर का ज्ञान। ठीक है, सो दिस इज योर एके सर का ज्ञान, और ज्ञान की बात हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद आया करेगी। हो गया, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, क्या बात है, ओहो हो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब। ये क्यूब दिख रहा है ना तुमको, तो इस क्यूब की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है समवेयर, है ना, शोन। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, क्यूब है सर, क्यूब इज अ क्लोज स्ट्रक्चर, हम तो फाइंड कर ही देंगे सर। क्यूब क्लोज्ड सरफेस, सोचना क्या है सर, ताला लगा दो, आंसर 0 ही होगा, लिख के ले लो। ऐसा कहते हो तुम लोग भी? अभी तो पढ़ा ना सर कि क्यूब है, क्लोज सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बेटा इस बात का ध्यान रखना, जल्दबाजी मत करना कभी भी। यहां पे लिखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन आपके इस सवाल में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे ही पोजीशन चेंज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सा केस है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करें सर? आंसर तो 0 नहीं होगा यहां पे। हाँ, अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो गारंटेड हम 0 टिक करके आते, बट इट इज द केस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करोगे अब? क्या करें सर? इतना तो मैं जान चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आएगी, यहां से आएगी और यहां से जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां से आएगी और यहां से जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बाकी के जो आमने सामने ऊपर नीचे वाले सरफेस है उनकी वजह से फ्लक्स तो 0 होना ही है। तो फ्लक्स जो काम करेगा इस सरफेस की वजह से करेगा और इस वाली सरफेस की वजह से करेगा। बाकी ऊपर वाले सरफेस की वजह से फ्लक्स 0 हो जाएगा, फ्लक्स इसकी वजह से 0 है, नीचे वाले की वजह से फ्लक्स 0 है, सामने वाले की वजह से भी फ्लक्स 0 है, और ये पीछे वाला जो सरफेस है बेटा, कहां बनाऊं इसको मैं? देखो जो पीछे वाला सरफेस है उसकी वजह से भी फ्लक्स 0 है। फ्लक्स 0 किस किस की वजह से नहीं है? एक तो सामने वाले की वजह से फ्लक्स 0 नहीं होगा, और एक इसकी वजह से फ्लक्स 0 नहीं होगा। समझते हो ना बेटा बात को? तो पीछे वाला हो गया स्ट्रक्चर, सामने वाला हो गया, ऊपर नीचे वाला और बढ़िया। ठीक है, तो पहली चीज तो कहानी में सारे सरफेसेस का काम खत्म हो गया बिकॉज उनका एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये समझते हो ना फ्लक्स 0 क्यों है? क्योंकि सर यहाँ पे एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, और एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो सभी केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, तो सबकी वजह से फ्लक्स 0 हो गया। कहानी में सिर्फ 2 सरफेसेस रहते, इधर वाला सरफेस और एक इधर वाला सरफेस। ठीक है सर, पहला सरफेस जो है वो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है, पहला सरफेस जो है ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है। तो नामकरण कर दे इसका, इसको कह दूं पहला सरफेस और इसको कह दूं दूसरा सरफेस। ठीक है, तो मैंने नामकरण किए जहां जहां फ्लक्स 0 नहीं हो रहा, पहले सरफेस पे नहीं हो रहा और दूसरे सरफेस पे नहीं हो रहा है। सो
कैसे करोगे इसको सॉल्व? बड़ा एक पहले सरफेस का मैं सॉल्व करके बताऊंगा, उसके बाद ट्राई कर लेना। फॉर सरफेस 1, फॉर सरफेस 1, भाई पहले सरफेस की बात करें तो पहले वाले सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? सब B इंटू एक्स की जगह पे A पुट करना है। फॉर सरफेस 1 x इक्वल्स टू A, सो बनेगा B A का पावर 1/2। एरिया बनेगा कितना? A का स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का साइड कितना है? A है, तो एरिया बन जाएगा A का स्क्वायर। तो पहले सरफेस पे जो फ्लक्स आएगा इट इज गिवन बाय E A cos 180 डिग्री माइनस का E इंटू A B A का पावर 1/2 डॉट A स्क्वायर, ये हो जाएगा B माइनस में B A का पावर 5/2। तो ये पहले सरफेस पे जो फ्लक्स की वैल्यू थी वो हमने निकाल ली। दूसरे सरफेस पे जाएंगे तो x की जगह 2A हो जाएगा, तो x की जगह 2A हो जाएगा। तो चलो भाई फॉर सरफेस 2 भी निकाल लेता हूं। फॉर सरफेस 2 φ2 निकालें, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड x का वैल्यू यहां पे 2A के बराबर होगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो B इंटू 2A का पावर 1/2 हो जाएगा। एरिया आज भी A स्क्वायर है, तो फ्लक्स बनेगा EA cos 180 डिग्री 10 डिग्री cos 0 डिग्री से हो जाएगा प्लस का E इंटू A, तो यहाँ पे E की जगह पुट करेंगे B इंटू 2A का पावर 1/2 डॉट A स्क्वायर, तो हो जाएगा B डॉट 2 का पावर 1/2 डॉट A का पावर 5/2। चलिए भाई, तो ये हमारे पास सेकेंड सरफेस पे भी फ्लक्स आ गया। तो सेकेंड सरफेस पे फ्लक्स पता है, पहले सरफेस पे पता है। नेट फ्लक्स विल बी गिवन बाय φ1 प्लस φ2। चलो अब इसके आगे तुम्हारा काम है, पुट देयर वैल्यूज, A और B का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। φ1 की जगह पे मैं पुट करने जा रहा हूं कितना? माइनस B A का पावर 5/2। तो यहां पे पुट किया माइनस B A का पावर 5/2 प्लस ये देखो 2√2 है ना, तो यहां पे पुट करता हूं B A का पावर 5/2 डॉट अंडर रूट ऑफ 2। क्या ये बात समझ आती है सभी को? 2 का पावर 1/2 मतलब √2 होता है। 2 का पावर 1/2 बच्चा बच्चा जानता है, इसको √2 कहते हैं। क्या क्या कॉमन आता है यहां से? B A का पावर 5/2 कॉमन आ गया, यहां पे बना है माइनस का 1 प्लस का अंडर रूट ऑफ 2। बेटा √2 की जगह 1.414 होता है, पुट कर सकते हो आप लोग। B का वैल्यू 800 है, क्वेश्चन में दे रखा है, और A का वैल्यू है 0.1 का पावर 5/2, और यहां पे माइनस का 1 प्लस 1.41। क्वेश्चन में सारी बातें दे रखी है। देखो B का वैल्यू 800 है, A का वैल्यू बेटा 10 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 10/100 मीटर यानी 0.1 मीटर। सो A का वैल्यू कितना? 0.1 पुट कर दिया मैंने। देखो अच्छा क्या मतलब होता है इसका? है 0.1 क्या मतलब है इसका बेटा? कि सर इट कैन बी रिटन एज 800 इंटू क्या बनेगा ये? सॉल्व करते हैं इसको ना, तो बेटा इसका मतलब होता है 0.1 का होल पावर 5। अच्छा ये मतलब होता है क्या इसका? ठीक है, ये बनेगा 0.41। सॉल्व किया 800 इंटू बेटा ये आई थिंक बनेगा 0.1 इंटू 0.1, तो 0.01 अंडर रूट ऑफ 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.41। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट हटा दिया हमने, तो यहां पे अपॉन में 2 0 आ गए, 2 0 से 2 0 मर जाएंगे। 8 1 जा 8 होता है, 8 4 जा 32 होता है, तो 3.28 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। बेटा यहां पे ये बनती है वैल्यू, तो रूट 10 की वैल्यू कितनी बनेगी? 3.28 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 10। चाहो तो यहां पे भी आके आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है, तो नेट फ्लक्स इतना भी बन सकता है। अब रूट 10 की वैल्यू आई थिंक 3.5 समथिंग होती है, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर वही हम पुट कर देंगे यहाँ पे। सो 3.3 क्या ये बात बन जाएगी? 10.89 हो गया, ज्यादा चली गई वैल्यू, 3.2 के समथिंग ही बनेगी वैल्यू, है ना। 3.3 तो ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक ये 3.2 इंटू 3.2 करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 9, 6 6 12 होते हैं, 1024। नहीं, ये भी 10.24 हो रहा है, मतलब 3.28 से भी कम बनेगी वैल्यू। तो कितना बनाओ? 3.1 बनो,
3.1 इंटू 3.1, यहाँ पे 113.9, हाँ ये सही है सर। सो आई थिंक ये बनेगा 3.1 समथिंग, है ना, 3.1 समथिंग आएगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा बेटा, इट विल बी योर आई थिंक 1.0 समथिंग समथिंग, देख लेना एक बार तुम लोग चेक करके, ठीक है। तो इसका वैल्यू 3.1 बनेगा, तो 3.15 ले लेते, चलो, है ना, 1.5 ले लेता हूं, थोड़ा सा काम अच्छा बना देते हैं, या फिर 1.4 ले लेते हैं। 3.14 इंटू 3.14 किया, 4 4 16, 4 1 4 1 5, 4 3 12, फिर 4 1 3, 3 4 12, 3 1 3, 1 4 3 9। हाँ चलेगा सर, ये चलेगा बिल्कुल, 9.859 आ रहा है, चल जाएगा, 3.14 चल जाएगा, तो 3.14 लिख देते हैं। देखो ना बेटा, 3.14 इंटू 3.14 9.859, जो कि 10 के लगभग बराबर है। सो 3.28 डिवाइड बाय 3.14 लिख दिया। वैसे चाहो तो 3.15 भी लिख सकते हो, है ना, चलेगा वो भी। तो नेट फ्लक्स विल बी 3.28 डिवाइड बाय 3.14, नेट फ्लक्स इज गिवन बाय 3.28 डिवाइड बाय 3.14। कर लोगे ना सॉल्व इसको? 328 314, पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा, 1 जा 3 1 4, 8 में 4 गए 4, 2 में से गए, डॉट लगाया, 0 लगाया, एक और 0 लगाना पड़ेगा, और 0 लगाना पड़ेगा। 314 को मैं कितने से करूं, 4 से कर दो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, हाँ ठीक है। तो 1.04 आ रहा है बेटा, 1.04 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुल। सो आंसर विल बी 1.04, है ना। इसका आंसर कितना बनेगा बेटा, 1.04 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। तो इस केस में नेट फ्लक्स जो हमें मिला है वो है 1.04। अब देखा यहां पे क्या दिक्कत आ रही थी, यहां पे हम जीरो आंसर नहीं लिख सकते थे, बिकॉज वी हैव दिस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे हमारे पास ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसके कारण हम नेट फ्लक्स को जीरो नहीं कर पाए। अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो मैं आराम से नेट फ्लक्स को जीरो लिख देता, बट ये एक वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको हम डायरेक्टली जीरो नहीं लिख सकते। उस केस में आपको नेट फ्लक्स ऐसे करना पड़ेगा सॉल्व। तो एक काम कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल और दिखे तो घबराना मत, उनको डट के सामना करना उनका। लिखा सभी ने पक्का? यहां पे आइए, ये सारी बातें लिख लीजिए। ठीक है, यहां पे आओ, ये भी लिख लो। चलिए भाई, बहुत ही शानदार, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय। बेटा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देखो पहले ही बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वो 3x i कैप प्लस 4j कैप, यानी कि x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के जो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल है, और y एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द राइट फेस, द लेफ्ट फेस एंड द टॉप फेस। बेटा ये वाला फेस, ये वाला फेस एंड ये वाला फेस, इन दोनों, टॉप वाला राइट वाला, लेफ्ट वाला, इन दोनों फेसेस से व्हाट विल बी द फ्लक्स। तो इनको मैं नाम दे दूं, राइट फेस को मैंने बोला पहला वाला, राइट फेस फर्स्ट वाला, लेफ्ट फेस सेकंड वाला, और टॉप फेस थर्ड वाला। तो मुझे phi1 phi2 phi3 निकालना है मेरे बच्चे, phi1 phi2 phi3 निकालना है। निकाल पाएंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बननी है सर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है जो एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, जो कि वेरिएबल है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है जो वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, लेकिन वो कांस्टेंट है। देखो ना, एक्स की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इसमें तो मजा ही आ जाएगा सर। और जे कैप बोला है, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, आई कैप बोला पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा जी, तो यार क्या एक्स वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है? हाँ सर ये वेरिएबल है। तो अभी हमने वेरिएबल वाला केस सॉल्व करना सीखा है। क्या ये कांस्टेंट है? हाँ सर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वाले के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैं थर्ड वाले सरफेस के लिए तो फ्लक्स निकाल देता हूं। थर्ड वाले सरफेस के लिए फ्लक्स हो जाएगा ई वाई इंटू एरिया। एरिया क्या होगा बेटे इसका? 2, क्यूब है ना, ये क्यूब है। ये साइड देखो, ये साइड 2 मीटर की, तो सारी साइड्स यहां पे कितनी होगी? 2 मीटर की।
सो ई वाई 4 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 2 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये तो थर्ड यानी कि टॉप फेज से फ्लक्स निकल गया। कहानी बसती है पहले वाले फेज से और सेकंड वाले फेज से। देखो भाई, पहला वाला फेज और सेकंड वाला फेज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सेकंड वाले पे अगर मैं बात करूं तो इट इज गिवन बाय E2A cos 180 डिग्री। पहले वाले के लिए मैं बात करूं या फिर अभी सेकंड वाले को लिखता हूं, माइनस का E2A। पहले वाले सरफेस की बात करूं तो φ1 कैन बी रिटन एज E1A cos 0 डिग्री। सो φ1 कैन बी रिटन एज E1A। एरिया भले सेम हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले सरफेस पे और फर्स्ट वाले सरफेस पे अलग अलग होगी। एरिया भले सेम हो जाए लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड वाले सरफेस पे अलग होगी और पहले वाले सरफेस पे अलग होगी। तो हमने एक आंसर तो अभी फाइंड कर लिया है, एक आंसर तो अभी हमें मिल चुका है मेरे बच्चे। अब हम बाकियों की तलाश में चलते हैं। सबसे पहले मैं सेकंड वाले सरफेस को सॉल्व कर लेता हूं। φ2 फॉर सरफेस सेकंड, फॉर सरफेस सेकंड। सो E2 विल बी इक्वल्स टू, बेटा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी x की, 3x। सो E2 विल बी 3 इंटू x का वैल्यू कितना है यहां पे 1, सो 3 इंटू 1 इट विल बी 3। So यहाँ पे φ2 is given by E2 into A, so it will be 3 into 2 into 2, 3 2 6 2 12। फिर मैं सरफेस नंबर सेकंड फर्स्ट की बात करता हूं। फॉर सरफेस 1 यहां पे x का वैल्यू 3 के बराबर है। देख लो भाई, नहीं है मेरे पे भरोसा, ये रहा सरफेस नंबर 1, इधर x का वैल्यू 3 है, इधर सरफेस नंबर 1 के लिए x का वैल्यू 3 है, तो लिखो जरा x इक्वल्स टू 3। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगा 3 इंटू 3 यानी कि 9। सो एरिया तो आपको पता ही है, तो सीधा ही हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करते हैं। φ1 इक्वल्स टू E1 इंटू A, सो 9 इंटू 2 इंटू 2 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो मैंने सारे फेसेस से जो फ्लक्स था वो फाइंड आउट किया है। टॉप फेस से आंसर आ रहा है 16, टॉप फेस से आंसर आ रहा है 16, राइट वाले से आ रहा है ये राइट फेस, ये लेफ्ट फेस और इधर ये टॉप फेस। सो टॉप फेस से भी आंसर आ गया, लेफ्ट वाले फेस से भी आंसर आ गया, राइट वाले फेस से भी आंसर आ गया। बस इतनी ही बात थी जो आपको सॉल्व करनी थी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो कोई बात नहीं, उस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। छाप लो इसको जल्दी से। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे, ये भी लिख लो सारी बातें। ये राइट वाला फेस, वो लेफ्ट वाला फेस, हो गया। चलिए बच्चे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखना सभी लोग। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। यहां पे एक स्फीयर आपको दिख रहा होगा, ये एक स्फीयर है मेरे बच्चे, और इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा है, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस का Q। बोला गया है कि स्फीयर का जो रेडियस है वो है R, ठीक है, स्फीयर का जो रेडियस है वो है R। नाउ फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर ड्यू टू द एनक्लोज चार्ज। ये जो अंदर चार्ज है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली है सारी डायरेक्शंस में। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगी, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इस साइड भी आएगी और इस साइड भी आएगी। बेटा देखो क्या है ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज के परपेंडिकुलर होती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो चार्ज के परपेंडिकुलर होती है, तो जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो सरफेस के भी परपेंडिकुलर होगी।
तो जो फील्ड लाइंस निकलने वाली है वो रेडियल डायरेक्शन में निकलेगी। रेडियल डायरेक्शन का मतलब क्या सर, कि वो जो ये स्फेयर है ना, इस स्फेयर के सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। जो भी फील्ड लाइंस होंगी ना मेरे बच्चे, वो स्फेयर के परपेंडिकुलर होंगी। जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो स्फेयर के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। अब सर यहां पे एक दिक्कत क्या आती है कि इतनी सारी फील्ड लाइंस है, हम कैसे फाइंड करें इसको? पॉइंट टू बी नोटेड। इतनी सारी फील्ड लाइंस की हम कैसे फाइंड करें इसको? तो यार यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके सॉल्व कर लेना इसको। छोटा सा एलिमेंट कैसे कंसीडर करोगे? बोलोगे सर एक पूरे स्फेयर में से एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने। तो जैसे कि यहां पे लिया, देखो ये एक छोटा सा एलिमेंट हमने ले लिया बेटा, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ A और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ। तो इसका एरिया छोटा सा एलिमेंट आपने लिया है। क्योंकि आप एक छोटा एलिमेंट ले रहे हो तो बेटा छोटे एलिमेंट का एरिया छोटा ही होगा, DA। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है E। तो लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन द स्फीयर। तो स्फीयर के ऊपर आपने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, ले लिया एलिमेंट। अब इस एलिमेंट से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो द फ्लक्स थ्रू दिस एलिमेंट, इक्वल्स टू डी फाई। ऑब्वियस सी बात है, छोटे एलिमेंट से छोटा सा फ्लक्स जाएगा, विच इज गिवन बाय E डॉट DA, विच इज गिवन बाय E डॉट DA। अब सर मुझे तो पूरे स्फेयर के लिए फ्लक्स चाहिए था, तो लिखो डी फाई इज इक्वल्स टू E डॉट DA। ठीक है। अच्छा यार, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आ रही है? सर पॉइंट चार्ज की वजह से आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मेरे हिसाब से तो KQ बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं। कहां की बात कर रहे हो आप? सरफेस की बात करो। आप बात करो सरफेस की, जो कि चार्ज से R डिस्टेंस पे है। बेटा पॉइंट चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ बाय R स्क्वायर डॉट DA। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब कैपिटल R, यानी कैपिटल R डिस्टेंस पे फाइंड करना था, इसलिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट किया। यहां तक तो बढ़िया चल रहा है। पूरे स्फेयर की वजह से हमें फाइंड करना था, तो मैंने बोला एक छोटा सा एलिमेंट ले लो भाई साहब। छोटा सा एलिमेंट ले लिया, वहां पे हमने उसको पुट किया, उसके हिसाब से हम इसको फाइंड कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कर दो। वैसे तो तुम चाहो तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हो, E इंटू A 4πr स्क्वायर से हो जाएगा, बट मजा नहीं आएगा ना उसमें फिर। चलो ये सारी बातें होगी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो मैं लिख देता हूं डी फाई इज इक्वल्स टू KQ बाय R स्क्वायर डॉट DA, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट किया बेटा इसको, तो यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यहां पे बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू बेटा K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट और रेडियस R कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ DA। यहां पे बनेगा फ्लक्स फाई, और बेटा छोटे से एलिमेंट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? पूरे स्फेयर का एरिया। छोटे से एलिमेंट का इंटीग्रेशन करने से क्या मिलता है? स्फेयर का एरिया। तो इट विल बी 4πr का स्क्वायर। तो यहां पे लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ DA किसके इक्विवेलेंट होता है? एरिया ऑफ स्फेयर। सो इंटीग्रेशन ऑफ DA क्या है? ये एरिया ऑफ द स्फेयर है, पुट कर दिया भाई। R स्क्वायर से तो R स्क्वायर मर गया। K की जगह पे मैं लिख देता हूं 1/4πε0 डॉट Q इंटू 4π। हाँ सही है। फिर से आपने देखा
k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई, तो ये 4 पाई से भी 4 पाई मर जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ व्हाट? सो वी आर लेफ्ट विथ phi इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट द गॉस लॉ. ये बेटा हमारा गॉस लॉ है, ठीक है. गॉस लॉ का भी यही स्टेटमेंट है कि जो नेट फ्लक्स होता है किसी भी क्लोज सरफेस से, दैट विल बी इक्वल्स टू द एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये क्यू क्या था? वो चार्ज जो कि स्फीयर के अंदर था. तो जो चार्ज स्फीयर के अंदर होता है इसको कहते हैं एनक्लोज्ड चार्ज. जो चार्ज स्फीयर के अंदर है उसको कहते हैं एनक्लोज्ड चार्ज. सो ये हमारा क्या बन गया? गॉस लॉ बन गया. चलिए भाई, बहुत बढ़िया. तो हमने क्या फ्लक्स निकाला किसी भी स्फीयर की वजह से? हाँ सर बिल्कुल, हमने फ्लक्स निकाला है बिकॉज ऑफ द थ्रू दिस स्फीयर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से बन रही थी? जो चार्ज अंदर रखा था उसकी वजह से बन रही थी. तो पूरे पार्ट को नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं. वैसे स्मॉल एलिमेंट की कहानी ना भी करना चाहो तो भी बात बन जाएगी डायरेक्टली अगर आप पुट करोगे ई ए करके. तो मेरे बच्चे सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा इट इज गिवन बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, और एरिया 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो अगर स्मॉल एलिमेंट से ना करके डायरेक्टली भी करते हो तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. वो अपनी इच्छा श्रद्धा है सारी. फिर हो गया? लिख लो इसको भी जल्दी से, ठीक है. तो यहां पे सबको सॉल्व किया, के का वैल्यू हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आर स्क्वायर से तो वो सारी चीजें मर गई थी, 4 पाई से 4 पाई भी मर गया. सो हमारे पास जो फ्लक्स बचता है दैट विल बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. क्यू यहां पे एनक्लोज चार्ज है और एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम. और बेटा ये हमारा गॉस लॉ भी कहलाता है. तो गॉस लॉ का स्टेटमेंट भी यही है कि किसी भी क्लोज सरफेस जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज विच इज इनसाइड द सरफेस and 1 upon epsilon. So the product of charge and 1 upon epsilon gives you the flux through the closed surface. तो ये गॉस लॉ आज नहीं अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड सवाल देखेंगे और फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को भी देखेंगे. बट ये सारी बातें होंगी हमारे अगले लेक्चर में. इस लेक्चर की डीपीपी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी. सो मेक श्योर कि जो चीजें आज आपने पढ़ी हैं उनको एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज करिएगा. रिवाइज करने के बाद आप जाइएगा magnetbrains.com, www.magnetbrains.com. उसमें जाना है आपको IIT JEE में. IIT JEE में जाओगे तो यहां पे आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे बच्चे. तो जैसे यहां वॉच नाउ पे क्लिक करते हो तो एक और पेज खुलता है कुछ इस प्रकार का, जिसमें इधर की तरफ वॉच ऑल वीडियोस में देखना. यहां पे आपको बेटा आज का लेक्चर भी मिल जाएगा. उसके अलावा डीपीपी, आज के लेक्चर की जो डीपीपी है वो भी यही मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में, और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा. तो एक बार जरूर चेक कर लेना यहां पे आके, ठीक है. तो वेबसाइट पे आके आप अपने लेक्चर्स देख लिया करो, अपने डाउट्स को सॉल्व किया करो. ये आपके लिए बेटर रहेगा रादर देन यूट्यूब पे आप वीडियो को ढूंढते हो. तो ढूंढने का काम मत करो. यहां पे हमने ऑलरेडी सारी चीजें सिस्टमैटिक वे में सीक्वेंस के साथ अरेंज करके रख दी है, तो आपका टाइम बहुत बचेगा. और ऐसा नहीं कि बेटा वेबसाइट पे आओगे तो यहां पे कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. क्या? ये सारी आपके लिए फ्री है. जैसे यूट्यूब पे आपको सारे लेक्चर्स फ्री में मिलते हैं, ये बस एक जरिया है आपके लेक्चर्स तक पहुंचने का, ठीक है. तो यहां पे कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन वाला अमाउंट नहीं है, कोई कूपन कोड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है. तो जितने बार भी आप लेक्चर देखोगे कोई रोक टोक नहीं होगी यहां पे. तो एक बार वेबसाइट पे विजिट करके जरूर देख लेना, ठीक है. इसके अलावा चैनल पे अगर आप लोग नए हैं सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. वो जो लाल बटन दिख रहा है दबा दो अभी के अभी उसको, क्या जाता है तुम्हारा, है ना, दबा दो यार. और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए हम टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहते हैं, और वो सारे अपडेट्स आप तक पहुंच जाए उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है. और अपने दोस्तों तक सेशन शेयर करते हो? नहीं करते? किया करो. अपने दोस्तों को बोलो जाके कि भाई सब अगर जेईई की प्रिपरेशन करनी है अप टू द एडवांस लेवल तो मैग्नेट ब्रेन्स आके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यही इनके लिए बेटर रहेगा, ठीक है. और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना. बस इतनी ही बातें आज के सेशन की. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.